एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे हैं कक्षा 6 के विषय हिंदी मल्हार के चैप्टर 3 पाठ 3 पहली बूंद के सभी क्वेश्चन आंसर्स एक ही वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर ही देखने वाले हैं इसी वीडियो के तहत। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा वीडियो में इसी तरह हमारे साथ। पिछली वीडियो में हमने देखा था इस चैप्टर का फुल डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने पाठ सारांश, व्याख्या, केंद्रीय भाव, निष्कर्ष और सभी कठिन शब्दार्थ को देखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से भी इसे देख सकते हैं और साथ ही आप देख सकते हैं इस पार्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 पहली बूंद के सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर पाठ से मेरी समझ से, जहाँ पर क और ख दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पेज संख्या में जो फर्स्ट पार्ट है मेरी समझ से, इसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए मेरी समझ से यहाँ पर क्वेश्चन है क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। आपको सटीक उत्तर चारों में से एक ऑप्शन सही को करेक्ट करना है और उसके सामने एक स्टार बना देना है। तो क्वेश्चन है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर हो जाएगा अंकुर। इस तरह से स्टार बना देंगे। अगला है, नीली नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है, क्या है काली पुतली? बादल। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा और स्टार बना देंगे। ख क्वेश्चन है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि ये उत्तर आपने क्यों चुने होंगे। तो देखिए फर्स्ट उत्तर जो हमने चूज करा है वो इसलिए चूज करा है कि नवजीवन की ले अंगड़ाई का तात्पर्य नए जीवन की शुरुआत से है। अंकुर का फूटना नए जीवन के जन्म को बताता है, इसलिए यह सबसे उपयुक्त उत्तर है। सेकंड हमने चूज किया है, यहाँ नीली नयन आकाश को दर्शाते हैं और काली पुतली से अभिप्राय उन बादलों से है जो आकाश में छाए रहते हैं। काले बादल जल से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें जलधर कहा गया है और यह उत्तर इसलिए सही है। अगला पार्ट है इसी पेज संख्या 27 में, मिलकर करे मिलान, जिसका हम आंसर देखेंगे। तो देखिए कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित है, दाहिनी और रेखांकित शब्दों की भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान करना है आपको, पंक्तियों को उनके भावार्थ से, जो रेखांकित शब्द है उनके भावार्थ से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो उड़ता सागर, तो यहाँ पर सेकंड से मिलान कर देंगे बादल। बादल जो है वो उड़ते हुए सागर की तरह लग रहे हैं आसमान में। बजा नगाड़ा जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बजा नगाड़े, कौन नगाड़े बजा रहे जैसा लग रहा है? जो गरजते हुए बादल है, अर्थात मेघ गर्जना। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो नीले नयनों सा यहाँ पर किसको कहा गया है? आकाश को। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। रोमावली को यहाँ पर कहा गया है, उपमा दी गई है हरी दूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 को 2, 2 से 1, 3 से 4 और 4 को 3 से मिलान करना था। अगला पेज है आपका पेज नंबर 28, जहाँ पर देखिए आपको दिए गए हैं पार्ट्स, पंक्तियों पर चर्चा, सोच विचार के लिए, कविता की रचना और शब्द एक अर्थ अनेक। तो सबसे पहले पार्ट देखेंगे हम इस पेज संख्या का, पंक्तियों पर चर्चा। क्वेश्चन है, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको क्या इनका अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए पहली पंक्ति है यहाँ पर दी गई, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों की स्वर्णिम पर, जा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बादलों का विशाल समूह आकाश में सागर की तरह फैला हुआ दिखता है। जैसे सागर में पानी होता है वैसे ही बादलों में भी पानी भरा होता है। बिजली की चमक को सुनहरे स्वर्णिम पंखों के रूप में दर्शाया गया है, मानो बादल रूपी सागर में सुनहरे पंख वाली मछलियां तैर रही हों। बादलों की गड़गड़ाहट को नगाड़े की बजने से तुलना दी गई है। यह ध्वनि प्रभाव को दर्शाता है जो बारिश के आगमन की घोषणा करता है। बादल धरती की युवावस्था को जगा रहे हैं। यह दर्शाता है कि बारिश जो है धरती को नया जीवन और ताजगी देती है।
तो ये इस पंक्ति का आशय हो गया। समग्र भाव इस पंक्ति का हम समझेंगे तो लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ बारिश के आगमन के दृश्य को बहुत जीवंत तरीके से चित्रित करती है। अगर आपको लॉन्ग में आंसर देना है तो आप समग्र भाव को लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर आप अगर इस तरह से पॉइंट वाइज आंसर देंगे तो आपके क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो अच्छे से अच्छे मिलेंगे। तो देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे, जैसे आकाश में छाए बादल, चमकती बिजली और गरजते मेघ, ये सब मिलकर एक रोमांचक माहौल बनाते हैं। यह दृश्य न केवल आंखों को आनंद देता है बल्कि प्रकृति के नवीनीकरण का संकेत भी देता है। अगली पंक्तियां हैं, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो आंसर लिखेंगे, नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है, मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। तो ये तो हुआ इन पंक्तियों का अर्थ। अब देखिए समग्र भाव और विश्लेषण अगर करें तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर मानवीकरण की। कवि ने प्राकृतिक तत्वों को मानवीय गुण दिए हैं। आकाश को आंख, बादलों को पुतली और बारिश को आंसू के रूप में दर्शाया है। भावनात्मक संबंध क्या बताए हैं? इन उपमाओं के माध्यम से कवि प्रकृति और मानव के बीच एक भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। प्रकृति का चक्र, ये पंक्तियाँ प्रकृति के चक्र को दर्शाती है, कैसे आकाश, बादल और बारिश मिलकर धरती की प्यास बुझाते हैं। करुणा का भाव, बारिश को करुणा विगलित अश्रु कहकर कवि यह दर्शाता है कि प्रकृति धरती के प्रति दयालु है। करुणा अर्थात दयालु। चित्रात्मक प्रस्तुति अर्थात कवि ने शब्दों के माध्यम से एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत किया है जिसमें पाठक आकाश, बादल और बारिश का चित्र अपने मन में साकार कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इन पंक्तियों का आशय। अगला पार्ट है सोच विचार के लिए, जिसमें क्वेश्चन है, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखें। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? और अगला क्वेश्चन है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो आंसर लिखेंगे, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकृति के नवजीवन के रूप में प्रकट होता है। पहली बूंद पड़ते ही अंकुर फूट पड़ते हैं, सूखी धरती अमृत समान जल पाकर तृप्त हो जाती है और हरी धूप प्रसन्न होकर मुस्काने लगती है। अगला क्वेश्चन है इसी में, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया है? तो कविता में आकाश को नीली आंखों, बादलों को उसकी काली पुतलियों के समान बताया गया है। बादल करुणा से भरकर वर्षा रूपी आंसू बहाते हैं जिससे धरती की चिर प्यास बुझ जाती है। उन्हें उड़ते सागर की उपमा भी दी गई है जो सुनहरी बिजलियों के बीच नगाड़ों की गड़गड़ाहट के साथ धरती के यौवन को जगा रहे हैं। अगला पार्ट है पेज संख्या 28 में आया हुआ कविता की रचना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों की स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं और जुड़े रहने का हमको प्रयत्न भी करती हैं ऐसी पंक्तियाँ कि हम जुड़े रहें और आगे से आगे उस पंक्तियों को पढ़ते रहें। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो इसी प्रकार के और दृश्य हमें पहचानने हैं और चर्चा करनी है। तो देखिए दृश्य है, जैसे अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती से अंकुर का निकलना और उसे नवजीवन की अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य प्रकृति में नई जीवन के जन्म और विकास को मानवीय क्रियाओं के माध्यम से दर्शाता है। हरी धूप पुल की मुस्काई, हरी घास को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य प्रकृति के जीवंत होने और खुशी व्यक्त करने का भाव प्रस्तुत करता है। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर। आकाश को नीली आंखों के रूप में और बादलों को काली पुतलियों के रूप में चित्रित किया गया है। यह दृश्य प्राकृतिक तत्वों को मानवीय अंगों से जोड़कर एक अनूठा और कल्पनाशील चित्र प्रस्तुत करता है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, बारिश की बूंदों को करुणा से भरे आंसुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह दृश्य बारिश को एक भावनात्मक रूप देता है जो धरती के प्रति सहानुभूति दर्शाता है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। धरती को एक बूढ़ी महिला के रूप में दर्शाया गया है जो फिर से युवा और हरी भरी होने के लिए लालायित है। यह दृश्य प्रकृति के पुनर्जन्म और नवीनीकरण की प्रक्रिया को मानवीय इच्छाओं के रूप में प्रस्तुत करता है।
अगला पार्ट है शब्द एक अर्थ अनेक, जिसमें क्वेश्चन है अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इन पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरन से है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। तो हम इसी से रिलेट फूट शब्द के प्रयोग करेंगे, जैसे खुशी के आंसू उसकी आंखों से फूट पड़े, खेत में बीज अंकुरित होकर फूट पड़े, आपसी फूट के कारण टीप हार गई, एकता नहीं थी तो हार गई। इस तरह से फूट का आपको यूज करना था वाक्यों में। अगला पेज है 29, जिसमें आपके पार्ट्स दिए गए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द पहेली। तो देखिए, सबसे पहले हम अनेक शब्दों के लिए शब्द की बात करेंगे, एक शब्द की। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला, अर्थात समुद्र या बादल। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। तो दो यहाँ पर अर्थ हो गए एक शब्द के, ठीक है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द है जिसके दो अर्थ हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल, कि किस लिए कहा गया है। ये कहीं आकाश को तो नहीं कहा गया, बादल को तो नहीं कहा गया है, या फिर कहीं समुद्र को तो नहीं कहा गया है। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से जलधर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढ करके लिखिए। तो देखिए, गिरधर हो गया, पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला शिव। शूलधर, त्रिशूल धारण करने वाला शिव। धराधर, पृथ्वी को धारण करने वाला कृष्ण। शस्त्रधर, शस्त्र धारण करने वाला। भूधर, भूमि को धारण करने वाला। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले विष्णु। धनुर्धर, धनुष धारण करने वाला अर्जुन को कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इनकी अर्थ लिखने थे धर युक्त शब्दों के। अगला पार्ट है शब्द पहेली। नीचे दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों को खोजें। तो शब्द जाल दिया हुआ है, प्रश्नों को यहाँ पर खोजना है आपको। शब्द प्रश्न है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, आँख के लिए एक अन्य शब्द, जल को धारण करने वाला, एक प्रकार की घास और आंसू का समानार्थी, आसमान का समानार्थी शब्द। तो देखिए, पहेली में हमने जैसे ढूंढना नयन, नगाड़ा, दूब, अश्रु, अंबर, जलधर। तो देखिए, एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो कि होता है नगाड़ा, आँख के लिए एक अन्य शब्द आ जाएगा नयन, जल को धारण करने वाला जलधर, एक प्रकार की घास दूब, आंसू का समानार्थी अश्रु, आसमान का समानार्थी अंबर। इस तरह से आपको ये करना था, ठीक है। तो ये वर्क पहले हमने डन कर दी है और आंसर्स भी देख लिए हैं इसके। नेक्स्ट पेज है जिसमें आपके पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट से आगे जिसमें है आपकी बात, समाचार माध्यमों से और सृजन। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट से आगे में आपकी बात। तो क्वेश्चन है, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए, और आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है, क्यों, बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है, बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। तो आंसर देखेंगे, मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। जब पहली बूंदें गिरती हैं, तो पहली बूंद गिरती है, यहाँ पर बूंद हो जाएगा, ठीक है, गिरती हैं या बूंदें गिरती हैं, सही है। तो मिट्टी की सुगंध मुझे बहुत भाती है। मिट्टी की कितनी भीनी भीनी खुशबू आती है जो कि हमें बहुत ही उत्साहित करती है और इच्छा सी करती है कि यहीं पर रहें, इस खुशबू को बस सूंघते रहें। बारिश की रिमझिम ध्वनि मन को शांत करती है। हालांकि कभी कभी तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर जाता है जो चलने फिरने में परेशानी पैदा करता है। फिर भी बारिश के बाद का ताज़ा माहौल और हरी भरी प्रकृति को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। आंसर लिखेंगे, मुझे वसंत ऋतु सबसे अधिक प्रिय है। आप कोई भी ऋतु लिख सकते हैं, आपको शरद ऋतु पसंद है तो वो लिख सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु पसंद है तो वो लिख सकते हैं। मुझे वसंत ऋतु पसंद है तो यहाँ पर मैंने वसंत ऋतु लिखा है। इसके कई कारण हैं, मौसम बहुत सुहावना होता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड, चारों रंग बिरंगी चारों और यहाँ पर है ये हट गया है। तो चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं जो प्रकृति को सुंदर बना देते हैं। पेड़ों पर नई कोपलें निकलती हैं जो नए जीवन का संकेत देती हैं। इस मौसम में कई त्योहार आते हैं जैसे होली, तो जो खुशियाँ लाते हैं। पक्षियों का कलरव सुनाई देता है जो मन को प्रसन्न कर देता है। बारिश के बाद में काफ़ी चहचहाट होती है जो कि मन को प्रसन्न कर देता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर
आंसर देख लिया है। अगला पार्ट है समाचार माध्यमों से, जिसमें क्वेश्चन है प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या कभी भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। क्वेश्चन है अत्यधिक गर्मी सर्दी बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए आंखों देखा हाल आप कई चीज़ों में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, कई चीज़ों का लिख सकते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। तो यहाँ पर शीर्षक लिखा है मैंने मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। तो क्या होगा, जैसे मैं आपका संवाददाता आज उस भारी बारिश की स्थिति का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कल दोपहर से ही घने बादल छाए हुए थे और शाम होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया जिससे यातायात प्रभावित हुआ। कई इलाकों में जलभराव के कारण वाहन फंस गए और लोगों को पैदल चलने में भी कठिनाइयां हुई। स्कूल और कार्यालय से घर लौटने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी हुई। जगह जगह जल भराव के कारण कुछ बसें और ऑटो बंद हो गए जिससे यात्रियों को मजबूरन भीगते हुए सफर तय करना पड़ा। निचले इलाकों में कई घरों में पानी घुस गया। हालांकि बच्चों के लिए यह बारिश किसी उत्सव से कम नहीं थी। गलियों में खेलते कागज की नावें तैराती और बारिश में भीगते हुए भी इसका पूरा आनंद लेते दिखे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है जिससे प्रशासन ने सतर्कता बरतने की निर्देश दिए हैं। तो इस तरह से आप संवाददाता हैं और आपको इस तरह से आपकी जो न्यूज़ है समाचार है उसे लिखना था। ठीक है, तो ये डन होता है समाचार माध्यमों से। अगला पार्ट है सृजन, जहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है जो कि है नाम आपको देना है और चित्र को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए नाम देना भी एक सृजन कला है अर्थात। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम देंगे जो कि है, इस चित्र में रेगिस्तानी वातावरण में उगता हुआ एक पौधा दिख रहा है जो सूखे और कठोर परिस्थितियों में भी जीवन का प्रतीक है। वैसे यह पौधा रेगिस्तान में उगने वाला लिली है। रेगिस्तान में जो उगती है लिली वो है, ये कांटेदार पौधा होता है। दूर दूर तक देखिए रेगिस्तान दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना था कि कौन सा पौधा है ये। तो ये है रेगिस्तान में उगने वाला लिली जो कि सूखे और कठोर परिस्थितियों में भी जीवन कैसे जिया जाता है उसका प्रतीक है। ठीक है, रेगिस्तानी वातावरण में उगता हुआ एक पौधा दिख रहा है इस चित्र में। तो ये था पेज नंबर 30 के क्वेश्चनों का आंसर। अब देखेंगे पेज नंबर 31 जिसमें है इन्हें भी जाने पाठ और अगला पाठ है खोजबीन और एक है क्वेश्चन आइए इंद्रधनुष बनाएं। तो सबसे पहले देखेंगे इन्हें भी जाने, जो कि क्वेश्चन नहीं है, बस एक आपको जानना है जो कि बताया गया है नगाड़े के संबंधित। तो इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। आपने कई बड़े बड़े टेम्पल्स में मंदिरों में इसे देखा होगा जो कि इस तरह से ही बजाया जाता है। छड़ी नुमा डंडे होते हैं जिनकी हेल्प से ही बजाया जाता है। कुछ वाद्य यंत्रों पर उन पर चोट करके बजाया जाता है जैसे ढोलक नगाड़े डफरू डफली आदि। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर बजाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है जिसमें एक की ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी होती है। तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, बट यहाँ पर आपको एक जानकारी दी गई है नगाड़े से संबंधित। अगला पार्ट है खोजबीन। आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। तो देखिए वाद्य यंत्रों के नाम लिखेंगे जैसे हमारे इलाके में ढोलक नगाड़ा डमरू ढफली तबला हारमोनियम गिटार आदि बजाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना था और इनके बारे में आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं कि इनका क्या यूज़ है, कैसे करा जाता है, कैसे बजाए जाते हैं। अगला पार्ट है आइए इंद्रधनुष बनाएं, जिसमें क्वेश्चन है बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतु को राहत पहुंचाती है बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी आपको देना है। तो देखते हैं आंसर। देखिए इस तरह से आपको इंद्रधनुष बना देना है। बहुत ही सुंदर सा क्रेयॉन्स की हेल्प ले सकते हैं, वाटर कलर का यूज़ कर सकते हैं या वैक्स कलर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको नाम देना है।
जिस तरह से मैंने कविता लिखी है आपको इस तरह से लिख देनी है इसके बारे में। 7 रंगों की सीढ़ी आसमान में दिखी, लाल नारंगी पीला हरा नीला जामुनी बैंगनी। हर रंग अपनी कहानी का विबग्योर कलर होता है जो कि होता है इंद्रधनुष का। ठीक है, तो सबसे पहले लाल कलर आता है और लास्ट में आता है बैंगनी, वॉलेट। तो बारिश के बाद यह दृश्य महके, इंद्रधनुष ने मन मोह लिया, प्रकृति ने अद्भुत चित्र बनाया। तो आप इनका इस तरह से नाम भी लिख सकते हैं और एक कविता भी गा सकते हैं इस इंद्रधनुष से रिलेट। तो ये डन होता है आपका संपूर्ण चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अब देखिए लास्ट में है झरोके से, जो कि है एक कविता, जिस झरोके से एक छोटी सी कविता का स्टेंजा दिया गया है जो कि लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा एक बूंद। तो देखते हैं चलिए इस चैप्टर के इस छोटे से पार्ट को। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। तो एक बूंद की काल्पनिक कथा कही गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा। जैसे आपने पढ़ा पहली बूंद, ये भी इस तरह से एक चैप्टर है, एक पार्ट है और एक छोटा सा स्टेंजा है उससे रिलेट, उस पार्ट से रिलेट। तो यहाँ पर भी उस बूंद के बारे में ही कहा गया है जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये डन होता है आपके चैप्टर 3 पहली बूंद की सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन को इजी फॉर्म में एक्सप्लेन करके बताया है, लिखित फॉर्म में बताया है, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझाया है ताकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ सके। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप बेहिचक, आपका अपना चैनल है, आप कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी है उन्हें जान सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियोस देखने व सुनने के लिए। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।